अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे जुनून हमज़ान नावल की एपिसोड नंबर 20, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। और अब एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ आप सबको? मेरे आने पर सबके यूं मुंह क्यों लटक गए, जैसे किसी जिन भूत को देख लिया हो। वेरी बैड। आप लोगों का इकलौता दामाद आया है। बेटी की तो खातरमदारत बहुत अच्छे तरीके से कर ली, अब ज़रा दामाद की भी खातरमदारत करने की जहमत उठा लें। इसकी गाड़ी खानवेला में दाखिल हुई थी जब इसने लाउंज के वस्त में कदम रखा था। वो जो अपनी खुशगपियों में मसरूफ़ थे, इसके सलाम करने पर लाउंज में बैठे सभी नफूस ने इसे चौंक कर देखा था। जो इसकी इस कदर गैर मुतवक्का आमद पर सभी के चेहरों के तासरात इसे देखते यकदम से तब्दील हुए थे। जबकि हमज़ान ने इनके तासरात का बागौर जायज़ा लेते, अपने हाथों को अपने चेहरे के करीब करते, शहादत और अंगूठे से गोल करते, अपनी आंखों को हैरानगी से फैलाते, चुभते हुए लहजे में पूछा था, चलें कोई नहीं। आप लोगों के चेहरे की सड़ी उप्स उड़ी हुई रंगत को देखकर पता चल रहा है कि आप सबको मेरा यहाँ आना कुछ खास पसंद नहीं आया। क्यों स्वीट हार्ट, ठीक कह रहा हूं ना मैं। वो जानिया के दाएं साइड पर अपनी जगह बनाते इसके साथ चिपक कर बैठ गया था और बात करने के दौरान इसको अपनी शौक नज़रों से देखते हुए आखिर में इसके गिर्द तायदी अंदाज में इसके कंधे पर अपने बाजों को फैलाया था। जबकि जानिया ने इसकी इस बेबाक हरकत पर इसकी जानिब खुबकी से देखा था। उप्स, सॉरी स्वीट हार्ट। जानिया के गुस्से से देखने पर वो इसके सामने डरने की एक्टिंग करता, अपने बाजू को इसके कंधे से उठाता, इसे अपने एक कान की लो को पकड़ते इसकी जानिब झुकते हुए अपनी इस हरकत की मुआसरत की थी। जबकि जानिया इसके अपने यूं इतने करीब आने पर सटपटा कर इससे दूर हुई थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो हमज़ान की इस बेशर्मी और ढिठाई पर इसका सर फोड़ दे, जो आज सबके सामने बेशर्मी के रिकॉर्ड तोड़े जा रहा था। क्यों आए हो इस वक्त यहाँ? मलिहा बेगम ने इसकी गैर मुतवक्का आमद से चिढ़ते इससे नागवारी से पूछा था। सासू मामा, ये भी कोई सवाल है पूछने का? सद अफसोस, आपको क्या नहीं पता कि मैं यहाँ किस वजह से आया हूँ? इसने इनकी तरफ देखते अचंभे से पूछा था, लेकिन फिर जानिया को अपनी नरम गरम निगाहों से देखते हुए इन्हें अपने खानवाला में आमद का बताया था। वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, बल्कि वो तुमसे जुड़े इस रिश्ते को जड़ से ही ख़त्म कर देना चाहती है। इसलिए अब या तो इसे अभी के अभी चुपचाप तलाक दे दो, या फिर हम खुद ही कोर्ट से खुला ले लेंगे। वजह पूछ सकता है इन सब की? ये वजह क्या कम है कि तुमने अपनी खुदसरी के चलते हमारी बेटियों की ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर दी, और अब हमारी बेटी जानिया की ज़िंदगी तबाह करने के दर पे हो। वो इसकी वजह पूछने पर तल्खी से बोली थी, डार्लिंग तुम भी क्या यही चाहती हो? अपने चार्मिंग से हबी को छोड़ना चाहती हो? मेरी मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वो इसकी तरफ अपना रुख करते अचंभे से पूछ रहा था, जिस पर जानिया ने इसकी तरफ देखते डरते हुए अपनी मां मलिहा बेगम की बातों की तस्दीक कर दी थी। इसका दिल तो बस अपनी माँ की बातों की नफी कर रहा था, लेकिन दिमाग नहीं कहने से इनकारी था। वो किसी उलझन में फंस गई थी। अपनी माँ के मुंह से अपने लिए तलाक का लफ्ज़ सुनकर इसका दिल एक पल को लरज़ा था, लेकिन वो अपनी माँ की बातों की नफ़ी करके इनको एक बार फिर खुद से यूं पहले की तरह नाराज़ नहीं कर सकती थी। और सबसे बढ़कर इसे रमज़ान के मतवक्का रिएक्शन का भी डर था, इसलिए न चाहते डरते हुए बुझते लहजे में बोली थी, बस बहुत बकवास सुन ली मैंने आप सब की। लगता है यहाँ आने से पहले जो भी अम्मा से वादा करके आई थी, इसे तुम शायद अपने घर वालों की मोहब्बत में सिरे से भुला चुकी हो। चलो मैं तो वादा खिलाफ ही सही वादा करके मुकर जाता हूँ, लेकिन तुम तो वादा शनास होना तो भूल गई कि भी अम्मा से कौन सा वादा लेकर यहाँ आई थी। वो इसकी बातों को सुनता गुस्से से दहाड़ा था, जबकि जानिया ने इसकी मुतवक्का रिएक्शन पर अपनी आंखें मीच ली थी। मिस्टर जुबैर खां, क्या चाहते हैं आप कि जिस तरह आपकी बड़ी बेटी को तलाक दे दी, ठीक इसी तरह इसके माथे पर भी तलाक का टैग लगा दूं? अगर ऐसा चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, फिर लोगों की थू थू आपके मुंह पर ही होगी। मैं एक मर्द हूँ, जितनी चाहे मर्जी शादियां कर लो, मुझसे कोई बाज पुर्स नहीं कर सकता, लेकिन आपकी बेटियों को इस दाग के साथ कौन कबूलेगा? वो ज़ुबैर खान की जानिब देखता इन्हें तलख हकीकत से आगाह करते बेरहमी से बोला था। जबकि जानिया इस सरफिरे को देखती रह गई थी, जो कितनी आसानी से वो इसे तलाक देने की बात कर रहा था। अगर इसने तलाक का मुतालबा कर ही लिया सही, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो इससे इतनी आसानी से इससे दस्तबरदार हो जाएगा। जबकि वो इसके जुनून में पागल होने का दावेदार था। इसने दुख से इस हरजाई को देखा था।
बहरहाल मैं गाड़ी में 5 मिनट इसका वेट करूंगा। अगर इसके बावजूद भी ये नहीं आई तो मैं नहीं जानता अगले पल में मैं क्या कर बैठूं। वो इन्हें साफ साफ धमकी देता लंबे लंबे डग भरता वहां से चला गया था। जाओ, वो तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा है। वो मध्यम लहजे में इसे वहां से जाने के लिए कह रहे थे। पर बाबा, तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने कहा जाओ यहाँ से और आइंदा यहाँ पर रमजान की बिना इजाज़त आने की गलती से भी गलती मत करना। इसने कुछ कहने के लिए लबवाह किए ही थे जब इन्हें तेज से कहते वहां से जाने के लिए हुक्म दिया था। इसने मुल्तजी निगाहों से मलिहा बेगम की जानिब देखा जिस पर उन्होंने इसे इश्तियाल अंगेज लहजे में कहते हमजान के पीछे जाने का हुक्म दिया था, जिस पर वह ना चाहते हुए भी वहां से चली गई थी। मैं जब आ रही थी तो क्यों हॉर्न पर हॉर्न बजाए जा रहे थे? चुपचाप आकर गाड़ी में बैठो। वो जब बाहर आई तो रमजान के हॉर्न बजाने पर खौफजदा होते हुए बोली थी, जबकि इसे गाड़ी के पास देखते इसने अपनी शानदार गाड़ी का दरवाज़ा इसके लिए खोला था और इसके बैठने पर वो सीट बेल्ट को बांधते हुए इसे सद्दमहरी से बोला था और वहाँ खानविला से पूरी रफ्तार से गाड़ी को जन से भगाकर ले गया था। फिर मुझे कब छोड़ रहे हो? वह इसकी तरफ देखते हुए पूछ रही थी। इसकी तलाक देने वाली बात इसके दिमाग में खूब सी गई थी, जैसे वो इसे सचमुच में ही छोड़ देगा, इसलिए किसी ख्याल के तहत इससे पूछ बैठी थी। पूछने का अंदाज ऐसा था जैसे इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, जबकि वो तो इसकी तरफ से किसी मस्बत जवाब की मुंतजिर थी जिसका जवाब इसके अंदर की बेचैनी को ख़त्म कर दे। रमजान ने कभी अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ा। तुम तो फिर भी मेरी दुश्मन है, जहाँ की सफ़े अव्वल में आती हो। तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? वह इसके पूछने पर गाड़ी की स्टीयरिंग को घुमाते हुए बता रहा था, जबकि आखिर में इसकी जानिब अपना रुख करते ठहरे हुए लहजे में बोला था, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मुझे तलाक दे दोगे। इसने इसकी आंखों में झांकते बेयकीनी से पूछा था, गोया इसे अभी इस पर यकीन ना था। लेकिन अब मेरा इरादा बदल गया है। सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं अब तुम्हें अपने करीब करके थोड़ा थोड़ा करके तड़पा तड़पा कर मारूं। इस तरह मारने में मुझे भी मज़ा आएगा और यकीन करो तुम भी बोर नहीं होगी। क्यों? ठीक कह रहा हूँ ना मैं? रमज़ान, अपनी बकवास बंद करो और ड्राइविंग पर फोकस करो। ये ना हो एक्सीडेंट करवाकर घर जाने की बजाय सीधा अस्पताल पहुंच जाएं। वो इसकी आंखों में देखती सर्द महरी से कहते आखिर में अपनी एक आंख को विंगड़ते हुए जुमानी लहजे में बोला था, जबकि वो इसकी जानिब देखती चटकते हुए बोली थी और इसकी तवज्जो ड्राइविंग की तरफ दिलाते रुख मोड़ गई थी, ये सोचते हुए कि वो इसे तलाक नहीं दे रहा। इस सोच के आते इसका दिल एक अनजानी खुशी से सरशार सा हो गया था। यार, अभी वो देख हमारी होने वाली भाभी सानिया ही है ना? वो अपने लिए पैक बनाकर गिलास का मुंह लगाने ही वाला था जब इसके दोस्त इरफान ने इसने इसके कंधे को हिलाकर इसकी तवज्जो क्लब के अंदर दाखिल होती सानिया की जानिब मबजूल करवाई थी, जबकि इसकी जानिब तिरछी निगाहों से देखते हुए इसके हाथ की गिरफ्त गिलास पर बड़ी थी। वो चलती हुई मगन अंदाज में इसी की जानिब आ रही थी। इससे पहले कि वो इसकी जानिब बढ़ती वो अपनी जगह से उठते हुए इसे खींचता हुआ क्लब की एक सुनसान राहदारी में ले गया था। क्या कर रही थी तुम इस क्लब में और किससे पूछकर यहाँ आई थी? वो इसी दीवार के साथ पंच करते इसके चेहरे पर अपनी निगाहें मरकूज किए धारा था। डार्लिंग, तुम्हारा ये जो जिगर है ना, घर में बैठे हुए काफी बोरियत महसूस कर रहा था, तो सोचा क्यों ना मैं किसी के अंधेर पलों को चंद पल के लिए हसीन ही बना दूं। फिर क्या मैं चली आई यहाँ? वो इसके गुस्से से फुली पेशानी को देखती चेहरे पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट लिए इसे मजीद गुस्सा दिला गई थी। यू रिलैक्स डार्लिंग, आइंदा मुझ पर ऐसे उंगली मत उठाना, नहीं तो तोड़ कर रख दूंगी। वो जो खुद को इसका जिगर कहने पर अंदर तक सरशार हुआ था, जब इसकी अगली बात को सुनते हुए वह अंगारों पर लौट गया था। इसने कुछ सख्त कहने के लिए वार्निंग देने वाले अंदाज में अभी अपनी शहादत की उंगली को इसके सामने किया ही था, जब वो इसकी उंगली को अपने हाथों में लेकर अपने आईब्रो को ऊपर उठाते सख्ती से वार्न कर गई थी, जिस पर एक झटके से इसने अपनी उंगली को इसकी गिरफ्त से छुड़वाया था। और एक बात मेरी भी कान खोलकर सुन लो मेरे जिगर, अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो आई स्वेयर मैं इस शख्स की अंधेर जिंदगी में अंधेरों की लाल रंग की सुर्खियां ना भर दूं तो मेरा नाम भी अब्दार करजई नहीं। मुझे हल्के में लेने की कभी गलती से भी कोशिश मत करना। और वैसे भी अगर तुम आज इतनी ही मेहरबान हो रही हो तो चलो मेरे अंधेर पलों को चंद पल के लिए ही सही हसीन बना दो। वो एक झटके से इसकी गिरफ्त से अपनी उंगली को आज़ाद करवाता इसके बहना बाजों पर अपनी उंगली को फेरते अपनी एक आंख को मैंने के इस लहजे में विंग करते गंभीर खुलूद अमार अंदाज में बोला था, शट अप, अपनी बकवास बंद करो, रास्ता छोड़ो मेरा, जाने दो मुझे।
अब तो दूर रहना मुहाल है, वो भी इतने पास आकर इम्पॉसिबल। वह इसके बदलते अंदाज पर खौफजदा होते इसे खुद से दूर होने का कह रही थी, जबकि वो इसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ते देख मजीद इसके करीब हुआ था। इसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में थामे वो इसकी बेदाग रोशन पेशानी पर अपना दहकता लम्स छोड़ते नीचे की जानिब बढ़ रहा था, जबकि इसकी वो इस दौरान इसकी मुज़ाहमत को मुकम्मल नज़र अंदाज किए इसके चेहरे की खूबसूरत नक्शो निगार पर दीवानावर अपना शिद्दत भरा लम्स छोड़ते इसकी कटावदार सुर्ख रंग की लिपस्टिक से रंगे होंठों पर झुका था। इससे पहले कि वह मजीद कोई गुस्ताखी करता, इसने अपना पूरा जोर लगाकर इसे खुद से दूर धकेला था। घटिया इंसान, तुमसे ही मिलने आ रही थी, वो भी तुम्हारे जैसे लोफर दोस्त के कहने पर। मुझे लगा कि लास्ट सेमेस्टर है और इस दौरान तुम्हारा यूनी से सस्पेंड रहना आगे चलकर तुम्हारे लिए कोई मसला ना खड़ा कर दे, तो बस इसीलिए तुमसे यही कहने आई थी कि मैं कल से तुम यूनी जा सकते हो। मैंने प्रिंसिपल से कहकर अपनी कंप्लेन वापस ले ली है, पर तब तुम घटिया इंसान मेरी कर्सी के लायक ही नहीं हो। वो इसे खुद से दूर करती अपने निराहाल हो रही दिल की धड़कनों पर काबू पाते इश्तियाल अंगेज लहजे में बोली थी, मेरे जिगर बात सुनो, गलती हो गई। तुम्हारी ऐसी बोल्ड ड्रेसिंग और ऊपर से तुम्हारी बेहोदा बकवास सुनते मेरा मीटर शॉर्ट हो गया, तो बस मैं अपने आपे से बाहर हो गया। तो मेरी बात तो सुनो, मुझे तुम्हारी किसी भी बात से कोई सरोकार नहीं, मुझे जाने दो। अब वो इसके जाने पर इसके बाजों से थामते इसका रुख अपनी जानिब करते मुल्तजी लहजे में कहते हुए इसे रोक रहा था, जबकि वो इसकी नर्म गिरफ्त से अपना आप छुड़वाते सपाट लहजे में कहते हुए वहां से चली गई थी, जबकि वो इसकी पुष्ट को मुस्कुराते हुए इसे खुद से दूर जाते हुए देख रहा था। इसकी नज़रों से ओझल होते ही वो इत्तफाक की जानिब बढ़ गया था। इतनी रात गए कहाँ से आ रही हो? वो जो खामोशी से बगैर कोई आवाज़ पैदा किए अपने कमरे की जानिब जाती लाउंज की सीढ़ियों को अबूर कर रही थी, जब इसको अपने पीछे से मलिहा बेगम की आवाज़ सुनाई दी थी, मामा आप अभी तक जाग रही हैं? इनके पुकारने पर वो इनके पास आती तो अजब से बोली थी, जिन माँ बाप की बेटियां यूं ही रात गए तक जब बाहर वक्त गुजारें, तो इन्हें हमारी तरह अपनी बेटियों की फिक्र में यूं ही रात भर जागना पड़ता है। वो इसकी बेहुदा ड्रेसिंग को देखती इस पर चोट करती करहतगी से बोली थी, मामा दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। वो लापरवाही से बोली थी, अपनी कंपनी को दुरुस्त करो, ये ना हो कि बाद में तुम्हें पछताना पड़ जाए। अच्छे दोस्तों की सोहबत में बैठा करो जो तुम्हें राह रास्त पर लाएं, ना कि इन दोस्तों की सोहबत में जो तुम्हें भटका दें या गुमराह कर दें। नेक्स्ट टाइम तुम 10 बजे से पहले घर पर मौजूद हो। अगर कोई भी इश्यू हो जिसकी वजह से तुम्हें आने में देरी हो सकती हो, तो अपनी दोस्तों को घर बुला सकती हो। अगली दफ़ा तुम इस बात का अच्छे से ख्याल रखना, नहीं तो मुझे तुम्हारे आने जाने पर नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी ये आदतें बिल्कुल भी पसंद नहीं, और मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम अपनी नादानी में अपने साथ कुछ गलत कर बैठो। मामा यार बस करें, मैं तो बस आज ही लेट हुई हूँ और आपने मेरी अच्छी भली क्लास ले डाली, और वैसे भी काफ़ी लेट हो गई है, तो मुझे नींद आ रही है, तो गुड नाइट स्वीट मॉम। वो अभी मजीद कुछ कहती जब वो इनकी बात को काटते हुए बोली थी और बगैर इनको कहने सुनने के मौके दिए वहां से चली गई थी, जबकि मलिहा बेगम इसके चलते लबो लहजे को लेकर काफी फिक्रमंद दिखाई दे रही थी और दुख से इसकी पूंछ को तकती रह गई थी, जो बेहंगम से लड़खड़ाते हुए सीढ़ियां अबूर कर रही थी। इन्हें यकदम ऐसा इल्हाम हुआ था कि सानिया ने ड्रिंक की हुई है। फिर वह शायद इसे अपना वहम समझकर अपना कमरे की जानिब बढ़ गई थी। इनका अब इरादा था कि वह अब सुबह होते ही जुबैर खान से इसकी सरगर्मियों के मुतालिक तशनीद करेंगी, वो चाहे जितनी मर्जी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, क्योंकि वो अपनी औलाद को किसी कीमत पर यूं बेजहाँ इजाज़त नहीं दे सकती थी, जो आगे चलकर इनके लिए और इनकी अपनी औलाद के लिए बायस शर्मिंदगी और किसी भी नुकसान का बायस बने। अब सारी जिंदगी यहीं पर खड़े रहने का इरादा है या फिर आगे भी बढ़ोगी? वो सीढ़ियां उतरती जीना दर जीना तय करते हुए सीढ़ियों के आखिरी पायदान पर खड़ी हो गई थी, जब इसे न ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपनी टाई की नोट को ढिला करते इसे वहां अपनी जगह पर किसी बुद्ध की तरह अपनी जगह पर अस्थिरता देखकर इसे आगे आने के लिए कहा था। लहजे में हल्की सी गुस्से और नाराजगी की मिलीजुली सी झलक शामिल थी, जबकि वो इसके मुखातिब करने पर बगैर कुछ कहे ड्रेसिंग रूम में चेंज करने के लिए चली गई थी। जब वो चेंज करके आई तो इसने हरमजान को पुरसकून से अंदाज में अपनी आंखें मूंदे गहरी नींद में सोया हुआ पाया था। इसकी गहरी नींद में होने की वजह से वह रमजान के मुतवक्किल रिएक्शन पर बच जाने पर इसने खुदा का शुक्र अदा किया था, और फिर वो बेड पर अपनी जगह बनाती ब्लैंकेट ओढ़कर सो गई थी। आह रमजान, छोड़ो मुझे,
अभी से सोए हुए बमुश्किल 5 मिनट ही गुजरे होंगे जब रमज़ान इसे अपनी जानिब खींचते हुए इसके ऊपर हावी हुआ था, जबकि वो इसकी इस अचानक रद्द अमल पर इसकी सख्त गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गई थी। वो इसकी गिरफ्त से खुद को छुड़वाने की मज़ाहमत कर रही थी, लेकिन बेसुध वो जितनी मज़ाहमत करती, वो इसके ऊपर मज़ीद हावी हो रहा था। इसकी गिरफ्त इस पर मज़ीद बढ़ रही थी। इतने से बस हो गई तुम्हारी। सुबह क्या कह रही थी मुझे कि मैं झूठा, मकार, फरेबी, 2 नंबर, ठरकी, और क्या कहा था? आई मीन वो लास्ट सिंगल वर्ड क्या था? हाँ, याद आया। हवस परस्त, इस लफ्ज़ ने मेरा सुबह से मीटर शार्ट किया हुआ था, और रही सही कसर तुमने खानविला में जाकर अपनी बेजा मनमानियाँ करके पूरी कर दी। मैंने कहा था ना कि मुझे गुस्सा मत दिलाया करो, लेकिन इसके बावजूद तुम बात नहीं आती। अब तुम्हें मैं बताऊंगा, नहीं बल्कि प्रैक्टिकली तुम पर अप्लाई करके बताऊंगा कि हवस परस्त शख्स कैसा होता है। आज स्पेशल मैं तुम्हें हवस परस्त इंसान की क्लास दूंगा। आखिर तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि मैं किस कदर हवस का मारा हुआ इंसान हूँ। मजबूरन थक हार कर जब इसने अपनी मज़ाहमतों को तर्क कर दिया, तो इसने एक शिद्दत भरा लम्स इसके गुदास लबों पर छोड़ते हुए इसकी जानिब सुर्ख आंखों से देखा था, और इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में थामते हुए इसकी गहरी सुरमई आंखों में देखते हुए इसकी सुबह वाली हरकत से लेकर खान मिला जाने की गलतियों को गिनवाते सर्द लहजे में कह रहा था, रमज़ान तक तुम आवाज़ नहीं। इससे पहले कि वो इस पर एक बार फिर से हावी होता, इसने कुछ कहना चाहा था, जिस पर इसने इसके गुदास लबों पर अपनी शहादत की उंगली रखती इसे कुछ भी कहने से बाज रहने के लिए हुक्म दिया था। इस वक्त वो इसका कोई मेलोड्रामा सुनने के मूड में नहीं था, और ना ही वो अभी कोई सीन क्रिएट करने देना चाहता था, क्योंकि इसका इरादा इसे मजीद कोई ढील देने से इनकारी था, जिस पर जानिया के बाकी ये अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए थे। मेरा तुम्हें लेकर, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरा फिक्र, मेरा इश्क, मेरा जुनून दिखाई नहीं देता क्या, जो तुम इस लड़की के पीछे मुझे बार बार ठुकरा रही हो, मुझे हर्ट कर रही हो? इस बार क्या सिखाकर भेजा है तुम्हारी इस सो कोल्ड अपिया ने? ज़रा मुझे भी तो पता चले। आई एम डैम श्योर तुम्हारी इस अपिया के शैतानी दिमाग ने कोई तो चाल ज़रूर चली होगी। वो इसकी आंखों में देखते टूटे हुए लहजे में कह रहा था, जबकि इसके लहजे में सानिया के लिए हकारत ही हकारत थी। वो कहीं ना कहीं श्योर था कि सानिया ने ज़रूर कोई ना कोई चाल चलते इसके जुनून को इसके खिलाफ कर दिया होगा, इसलिए वो चुपते हुए पूछ रहा था, मेरी अपिया ऐसी नहीं है हरमजान, तो फिर क्या मैं ऐसा हूँ? वो इसकी बातों की नफी करते हुए अपनी अपिया की हमायत में बेसाख्ता बोली थी, जबकि वो इसकी बात को काटते हुए सख्ती से सख्त गिर लहजे में दुब दुब जवाब देते दबा दबा सा चिल्लाया था, मुझे नहीं पता तुम कैसे हो, फिलहाल हटो, मुझे नींद आ रही है, सोने दो। वे इसकी गिरफ्त में एक दफ़ा फिर से मचलते हुए इसे खुद से दूर कर रही थी। बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे, बल्कि मोहब्बत तो मेरे नज़दीक एक छोटा सा लफ्ज़ है। मैं तो तुम्हें इश्क व दीवानगी की रूह से बढ़कर चाहता हूँ, जिसकी कोई हदूद मुकर्रर नहीं। मैं तो वह इसके गाल से अपने गाल मिस करते दीवानावर कह रहा था, रमज़ान लीव मी, मेरा फ़िलहाल तुम्हारे इस इश्क जुनून नामे सुनने का कोई मूड नहीं रहा, मुझे सोने दो। वो इसके सुलगते नरम गरम जज्बात को देख नींद का बहाना करते इससे दूर होने के लिए बहाने ढूंढ रही थी, जबकि मुकाबिल का शायद इससे दूर होने का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं था। ही सेड लव इज़ अ प्रिटेंस, देन आई सेड मे यू फॉल इन लव and let someone separate you from him, then roam the street, then recite it in rosaries, then recite his name. Then I say that love is a pretense and you should not say no, no. इसने कहा था इश्क एक ढोंग है। फिर मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, और कोई तुझे इससे जुदा करे, तू फिर गली गली फिरा करे, फिर तो इसे तस्बीहों में पढ़ा करे, फिर तो इसी का नाम जपा करे, फिर मैं कहूँ कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा करे। वो एक जज्ब के आलम में पड़ते हुए इसने इसके चेहरे पर फूंक मारा था। ये सच था कि वह इसके मुंह पर इसके होने और इसके इश्क और जुनून से इनकारी थी, लेकिन ये बात तो सच थी कि इन बढ़ते दिनों में हरमजान की रफ़ाकतें इसकी मोहब्बत को इश्क में बदल गई थी। वह बस ये सोच कर रह जाती कि काश हरमजान वो सब ना करता, तो शायद इनमें बाकी कपल की तरह सब कुछ नॉर्मल होता और वो दोनों भी एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते। जबकि इसके बिगड़े तेवरों को देखकर जानिया की दिल की धड़कन बेसाख्ता तेज हुई थी, और इसका दिल ढोल की तरह बजते हुए इसके सीने से बाहर आने के दर पे था। मेरे दिल में कभी भी तुम्हारे लिए ये इश्क मोहब्बत जैसा जज्बा बेदार नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले ही किसी और से मोहब्बत करती हूँ। वो तुम्हारी तरह मुझ पर चीखता चिल्लाता नहीं था, बल्कि वो हमेशा मुझसे नरमी से बात करता था।
चलो कोई नहीं, अब मुझसे भी मोहब्बत कर लो जैसे उससे कर ली थी, बल्कि इससे स्ट्रॉन्ग किस्म की करना, क्योंकि अब इसकी मोहब्बत तो तुम्हारे दिल में ख़त्म हो चुकी है। जो तुमने अभी कहा मुझसे कि तुम इससे मोहब्बत करती थी, और जब मुझसे मोहब्बत करोगी तो यकीन मानो मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में किसी तनावर दरख्त की माने मरते दम तक बढ़ती चली जाएगी। वो इसके जज्बों की अपने तय नकदरी करते बोली थी, और इसे गुस्सा दिलाने के लिए अपना एक आखिरी हरबा आजमाया था, जबकि इसके ठंडे ठंडे ठार लहजे ने इसको सुलगा कर रख दिया था। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा मुझ पर, ये जानने के बावजूद भी कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ? इसने मुंह बसोरते हुए पूछा था, जबकि वो इसके मुंह बसोर कर कहने पर धीमे से मुस्कुराया था। नहीं, मुझे क्यों कर तुम पर गुस्सा आएगा स्वीट हार्ट, जबकि ये जानते हुए कि इस वक्त तुम मेरी दस्तरस में हो। तुम्हारा पूर इस वक्त मेरी मलकियत में डूबा हुआ है। तुम सर से लेकर पाँव तक खुद की भी उतनी नहीं जितनी कि मेरी हो। तुमसे ज़्यादा तुम पर हक मेरा है, और सबसे बढ़कर इस वक्त तुम मेरी मजबूत पनाहों में कैद हो, और तुम्हारी दिलफरेब कुर्बत से मैं इस वक्त फैज़याब हो रहा हूँ। तो कोई पागल ही होगा जो अपने जुनून की कुर्बत में ऐसे फसूखेज़ लम्हात में गुस्सा करके वक्त बर्बाद करेगा। वो एक जज्बे में कहते इसकी आंखों में आंखें डाले बोला था। इसके लहजे की सच्चाई इसके सच्चे और खरे जज्बात की गवाह थी, और वह जानता था वो महज झूठ बोल रही थी ताकि वो इस पर गुस्सा करे और नतीजतन इससे दूर हो जाए, जबकि वो इसे बख्शने की हरगिज़ तैयार नहीं था। इसका दिल आज इसे उकसा रहा था कि वो सरापा बारिश बनकर आज इसके वजूद को अपनी कुर्बत में बारिश की तरह भिगो कर रख दे, जिसके लिए वो इसके इससे दूर भागने के हर नए हरबे को नाकाम किए जा रहा था। जबकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, हर वक्त मुझ पर गुस्सा करते रहते हो, कभी प्यार से बात तक नहीं की। और रियली मैं तो हर वक्त तैयार रहता हूँ अपना प्यार और मोहब्बत तुम पर निछावर करने पर, बल्कि वो तो तुम ही हो जो मुझसे यूं ही फजूल की बहस और तकरार करने के भागने के चक्करों में हमें हवा वक्त तैयार रहती हो। वो इसके लौ देते जज्बात से खुद को पिघलता हुआ महसूस कर रही थी। इसके अटल और लौ देते जज्बात को देखकर इसके पसीने छूट गए थे, जिसके चलते वो बिना सोचे समझे अनाबिश अनाब शनाब बक गई थी। लेकिन अब क्या होना था जब तीर कमान से निकल चुका था। जानिया के ये अल्फाज इस पर आज वाकई में ही भारी पड़ने वाले थे। इसने अपनी गर्दन से अपना दुपट्टा सिरकते हुए महसूस किया था, जिस पर वह पछताई थी। ये अल्फाज मुंह से निकालते वक्त वो ये बात क्यों भूल जाती थी कि वो तो हर वक्त अपना प्यार मोहब्बत जताने के लिए तैयार बैठा हुआ होता है। स्वीट हार्ट, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मेरे संग जिंदगी की एक नई शुरुआत करो और हम प्यार और मोहब्बत से रहें? पूरे कमरे में एक फसूखेज जामद खामोशी रक्स कर रही थी, जबकि वो इसके बाएं शोल्डर पर अपने दहकते लबों का नरम गर्म सा लम्स में छोड़ते हुए अपनी आंखें मूंद गया था। चंद पल यूं ही खामोशी की नजर करते हुए इसकी गहरी गंभीर आवाज ने कमरे में फसूखेज खामोशी को तोड़ा था। ऐसा कभी नहीं हो सकता मैं, और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें यही लगता है ना कि वो लड़की बेकसूर है और मैं जालिम सिफाक शख्स? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक डियर देता हूँ जिसके चलते तुमने एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी बहन की सच्चाई सामने लानी है। इसने आंखें दिखाई थी, जिस पर इसने फौरन से पेशतर पैंतरा बदला था। आई मीन कि वो लड़की सच में कल्प्रिट है, या फिर मजलूम मस्कीन जिस पर हमजान हमदानी ने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े दिए हैं, वो भी पूरी ईमानदारी से। वो इसकी बात दरमियान में से काटते कह रहा था और इसे चैलेंज दे रहा था कि वो अपनी बहन को बेकसूर साबित करे। और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इसे ऐसा करूंगी? मुझे अपनी अपिया पर पूरा भरोसा है। ओह रियली? अगर तुम्हें तुम्हारी वो सो कॉल्ड अपिया वाकई में ही इतनी मजलूम मस्कीन लगती है, तो तुम्हें इस डियर को हर हाल में एक्सेप्ट करना ही होगा, वरना बदिगर सूरत में मुझे इस सारे किस्से में गैर जानिबदाराना तौर पर बेकसूर समझते हुए मेरे साथ न्यूली मैरिड कपल की तरह एक नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करनी होगी। एट द एंड द चॉइस इज़ योर। ठीक है, मैं इस डियर को एक्सेप्ट करती हूँ, आप पीछे हटो, मुझे सोने दो। वो इसके दिए डियर को एक्सेप्ट करने के बाद वो इसके अपने वजूद पर गिरी नज़रों से खाइफ होती एक बार फिर से इसे खुद से दूर होने का कह रही थी। एक और बात, क्योंकि अभी तक मैं कल्प्रिट हूँ ये साबित नहीं हुआ, तब से हम एक नॉर्मल कपल की तरह रहेंगे, बिहेव करेंगे। तो तुम अब मौके का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। वो इसके अपनी गर्दन पर लब रखने पर हल्का सा कसमसाई थी और लड़खड़ाते हुए अंदाज में कह रही थी, और इसे अपने हाथों के जोर से खुद से परे धकेला था, जबकि नतीजतन इसने इसके दोनों हाथों को अपनी मजबूत मर्दाना हाथ की गिरफ्त में लेते हुए इसके सर के ऊपर से गुजारते हुए दोनों हाथों को लॉक कर दिया था।
ना स्वीट हार्ट, इट्स अ बैड हैबिट, सो बैड। चाहे किसी भी मुल्क का कानून क्यों ना हो, वो मुजरिम को तब तक सजा नहीं देता जब तक वो कल्प्रिट साबित ना हो जाए। और वैसे भी तुम्हारे सभी जायज़ जुमला हकूक मेरे नाम लगे हुए हैं, तो सब जायज़ ही जायज़ हुआ ना। वो इसे अपनी एक आंख को बेबाकी से दबाते बोला था। रमज़ान, तुम बाज नहीं आओगे? इसने बेबसी से पूछा था। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था स्वीट हार्ट कि हम अब इसे एक नॉर्मल कपल की तरह रहेंगे, फिर भी तुम, इसने लापरवाही से कहा था। लायर, वो तो हम तुम्हारे बेकसूर साबित होने के बाद हम नॉर्मल कपल की तरह रहेंगे। अगर तुम बेकसूर साबित हुए तो इजाज़त है। इसने अपनी किसी भी पेशरफ्त से कबल इससे इजाज़त मांगनी चाहिए थी। वो इसे अब पहले की तरह हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन आज इसकी कुर्बत में इसके आंसू न बहाने के पेश नज़र वो अपनी मनमानियों पर उतरा हुआ था, क्योंकि इसने नोट किया था वो इसकी कुर्बत में आहिस्ता आहिस्ता से ही सही अब इस रिश्ते को कबूल कर रही थी, और अब इसी बात ने इसे सवा शेर बना दिया था। ट्रस्ट मी, तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, इजाज़त है। इसके खौफज़दा चेहरे को देखते हुए, इसके खौफ को दूर करते हुए इसने जानिया से फिर से इजाज़त तलब की, जिस पर वो शर्मिंदी निगाहों से अपनी आंखों को झुका गई थी, और इसने हौले से इसकी खुंदा पेशानी पर एक मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा था, जिस पर वो इसके वजूद की रोनाइयों में खोता चला जा रहा था। रात की चांदनी धीरे धीरे सी पिघल रही थी, जबकि वो इसकी जानलेवा कुर्बत में इसकी शिद्दतों और मोहब्बतों को सहन करती आहिस्ता आहिस्ता से पिघल रही थी। आज वो सही मानों में इसे अपने रिश्ते में आने के बाद वो इसे जानिया ज़ुबैर खान से जानिया हमज़ाना हमदानी बनाने जा रहा था। जारी है। तो प्यारे रीडर्स, आप सबको आज की एपिसोड कैसी लगी पढ़कर ज़रूर बताइएगा, और अगर एपिसोड अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।